नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं बोल तंत्र। दैनिक भास्कर के हेल्थ बीट के पत्रकार, संवाददाता, सीनियर जर्नलिस्ट तरुण सिसोदिया ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर की चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। तरुण की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है कि जो तरुण है वो काफ़ी दिनों से अवसाद से ग्रस्त थे और तरुण का अकेलापन और उनकी कई परेशानियां उन्हें सता रही थी। ऐसा मीडिया इंडस्ट्री में कोरोना के बाद एक लंबी छटनी चल रही है। उस छटनी की वजह से तरुण अपनी नौकरी, आने वाले भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित थे। और ये एक ऐसा दौर है जब हर तरीके की नौकरियां कम हो रही हैं, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं और इसकी आवाज़ लगातार मीडिया इंडस्ट्री उठा रहा है। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री के भीतर जिस तरीके से रोजगार कम हो रहे हैं उसकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ बड़े टीवी संस्थान, कुछ बड़े टीवी चैनल, कुछ बड़े अखबार जिनके भीतर 30 से 40%, यहाँ तक कि 50% सैलरी डिडक्शन भी हुआ है। इसके अलावा बड़े स्तर पर छटनी की गई है जिसके लिए पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई है। आप सोचिए कि एक पत्रकार जो यूपी बिहार से जाकर दिल्ली 20,000 रुपए के किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता है, अगर उसकी 20% सैलरी डिडक्शन होती है, 30% सैलरी काटी जाती है, तो वो आवाज़ उठाएगा भी तो कैसे उठाएगा? क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाता है तो नौकरी जाने का खतरा है और इस स्थिति में वो अपने घर का किराया देने के हालात में भी नहीं रहेगा। यही एक बड़ी वजह है कि पत्रकार अपनी खुद की मारामारी के खिलाफ मीडिया इंडस्ट्री में आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। वो तमाम टीवी चैनल जो बड़े बड़े संस्थानों में सैलरी डिडक्शन और बेरोजगारी की बात ब्रेकिंग के तौर पर करते हैं, वो अपने ही संस्थान के भीतर पत्रकारों का कैसे शोषण करते हैं, ये बात आप तक कभी नहीं पहुंचाई जाती है। मीडिया इंडस्ट्री के भीतर एक बहुत बड़ा कॉकस काम करता है जो नए उभरते हुए पत्रकारों को दबाने की भी कोशिश करता है और ये सभी संस्थानों में एक तरीके से है। इसमें किसी खास विचारधारा वाले संस्थान को दोषी नहीं माना जाए। हम 4-5 साल मीडिया इंडस्ट्री के भीतर एक समय गुजार कर आए हैं। हम खुशकिस्मत रहे कि हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा सबके साथ होता है। तरुण के साथ जो हो रहा था वो शायद कुछ अलग था, क्योंकि तरुण ने व्हाट्सएप चैट में कहा कि मुझे यहाँ पर खतरा है, हो सकता है मेरा मर्डर भी कर दिया जाए। पत्रकारों की हत्या आम बात हो गई है। वैसे जनता पत्रकारों से अक्सर सवाल कर देती है कि आप इसकी बुराई करते हैं, इसकी भलाई करते हैं, इसके लिए नहीं बोलते, लेकिन जब पत्रकारों पर बात आती है तो जनता मौन हो जाती है। कानपुर के शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या के बाद मामला सिर्फ 2 दिन खबरों में रहा, जबकि उस पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई थी। अभी तक जांच में कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हत्या का दोषी किसे समझा जाए, पुलिस ने अभी तक दोषी को भी नहीं तथ्य के आधार पर पकड़ पाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्रकारों की जो जमात है ये आपकी लड़ाई लड़ती है। पत्रकार आपके हक की बात करते हैं और मीडिया इंडस्ट्री में जो पत्रकार काम कर रहे हैं वो उद्योग जगत में काम कर रहे हैं, जहां जब मुनाफा कम होने लगता है तो उन पत्रकारों को साइडलाइन कर दिया जाता है। 6 महीने के इस कोरोना काल में भयंकर स्तर पर मीडिया में छटनी हुई। आप मान के चलिए कि सिर्फ दिल्ली के भीतर 10,000 से ज़्यादा पत्रकारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी होगी या उनकी सैलरी कट गई होगी। समस्या कहाँ पर है? पत्रकार अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्या संस्थान में उनको साथ नहीं मिलता है या पत्रकारों के बीच एकजुटता नहीं है? असल में समस्या आर्थिक मोर्चे पर है। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो बेरोजगारी के कारण छुट भैया पत्रकार या मेन ट्रेनी पत्रकारों की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि वो आपसे कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हैं। इस सैलरी की मारामारी में हमने रिपोर्टर कम कर दिए, हमने जर्नलिस्ट कम कर दिए और एंकर पैदा किए। एक एंकर जो 10 से 12,000 की सैलरी में मेकअप के साथ आपके स्टूडियो से चमकती हुई खबरें तो दे सकता है, लेकिन फील्ड पर क्या चल रहा है ये बिना रिपोर्टर और पत्रकारों को आप नहीं जान पाएंगे। एक न्यूज़ रीडर और एक जर्नलिस्ट में फ़र्क होता है। पब्लिक ये फ़र्क नहीं समझती है, लेकिन ये फ़र्क आप समझदार लोगों को समझना चाहिए। पत्रकारों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आज वो अपने सैलरी डिडक्शन, अपनी जाती हुई नौकरियों के खिलाफ एकजुट होकर नहीं बोलेंगे तो मीडिया इंडस्ट्री में मालिकों का आतंक और बढ़ता जाएगा। बड़े बड़े संस्थान 12 से 13 घंटे पत्रकारों से काम करा रहे हैं और उसके बाद उनकी सैलरी 2-2 महीने लेट आ रही है। ऐसे कोरोना काल में जब पत्रकारों के घर परिवार पर भी आर्थिक संकट है तो 2 महीने बाद आने वाली सैलरी को किस तरह से बैलेंस किया जाएगा? आप सोचिए कि मसलन आपकी सैलरी 60,000 रुपए है और आप 1 तारीख को उम्मीद रखते हैं कि आपको कुछ EMI देनी है 15-20 हज़ार की, आपके बच्चे के स्कूल की फीस जानी है
और जब आपकी तनख्वाह एक महीना लेट आती है, 40,000 आती है और आपसे कहा जाता है कि आपका 30 to 40% सैलरी डिडक्शन हो गया है, ना एचआर की तरफ से आपको कोई मेल आता है, ना आपको बताया जाता है कि आपकी सैलरी काटी जाएगी। ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था भले सुदृढ़ हो जाए, लेकिन आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था एकदम धराशायी हो जाती है। और ये बात समझनी होगी कि ये बड़ा मुश्किल दौर है, पत्रकार संकट में है, क्योंकि कुछ मीडिया गोदी मीडिया हो गया है और कुछ मीडिया नेशनलाइज्ड मीडिया हो गया है। जो बचे कुचे पत्रकार बचे हैं वो अपना टाइप नहीं खोज पा रहे हैं, क्योंकि वो बेरोजगार पत्रकार हैं या रोजगार का अवसर तलाशने वाले पत्रकार हैं। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं है। इसलिए इस बात को समझिए कि जो पत्रकार अपने अधिकारों की लड़ाई अपने संस्थानों में नहीं लड़ पा रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? क्या पत्रकारों का ही कर्तव्य जनता के साथ खड़ा होना है, या फिर जनता के भी पत्रकारों के लिए कुछ कर्तव्य बनते हैं? हम हर बार पत्रकारों का गिरबान खींच के सवाल तो पूछ लेते हैं कि क्या ये रिपोर्ट पैसा देकर बनाई है, लेकिन जब उनकी नौकरी चली जाती है तो ये नहीं पूछते हैं कि आपने आज रोटी खाई है। ये तमाम वो सवाल हैं जो जनता को भी समझने पड़ेंगे। भारत में मरती पत्रकारिता के पीछे दो खास वजह रही हैं। पहला तो एंकर जर्नलिज्म का पैदा होना और दूसरा जनता का उदासीन हो जाना। पत्रकारों की बात पे भरोसा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सरकार की बात पर इतनी जल्दी भरोसा क्यों कर लेते हैं? सरकार अगर आपसे कहती है कि सरकार 2 करोड़ रोजगार हर साल लाएगी और नहीं लाती है, आप पलटकर सवाल नहीं करते हैं और अगले साल रोजगार की उम्मीद में फिर से थाली कटोरा लेकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जब पत्रकार आपको समझाते हैं कि पिछले 3 साल से सरकार ने बेरोजगारी का डेटा लागू ही नहीं किया है, तो आप उन्हें गद्दार, देशद्रोही करके टीवी, सोशल मीडिया या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए सुविधाजनक होता है गाली देना शुरू कर देते हैं। इस बात को समझिए कि पत्रकार अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सरकार से सवाल नहीं करते हैं, उनके काम करने का तरीका ही यही है। अगर पत्रकारिता सरकार से सवाल नहीं करेगी तो किससे सवाल करेगी? आपने जिसे 5 साल के लिए चुना है, अगर सवाल उससे नहीं किया जाएगा तो क्या पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री से किया जाएगा? भारत की बेरोजगारी के लिए महबूबा मुफ्ती से सवाल नहीं किया जाएगा, सवाल नरेंद्र मोदी से ही किया जाएगा। इस बात को बेहतरी से समझिए कि पत्रकारिता में जिस तेजी से जनता पत्रकारों को सवाल के घेरे में लाती है, अगर उसी तेजी से देश की सरकारों को सवालों के घेरे में लाए तो पत्रकारों की स्थिति मजबूत होगी। और पत्रकारों की भी गिरती पत्रकारिता के स्तर के साथ साथ ये बात समझनी होगी कि उन्हें भी जनता के खिलाफ जवाबदेह होना है। फिलहाल तरुण की इस सुसाइड के बाद काफ़ी पोस्ट लिखी गई। रवीश कुमार ने भी सोशल मीडिया पे लिखा कि बहुत दुख की घड़ी है। तरुण की बीवी है, 2 बच्चे भी हैं और तरुण खुद हेल्थ बीट कवर करते थे। तरुण खुद लिखते थे कि कोरोना अगर हो जाए तो घबराइए मत, पेशेंस के साथ काम लीजिए, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप 15-20 दिन में ठीक हो जाएंगे, आप इम्यूनिटी को मजबूत रखिए। अपनी लिखी हुई बात खुद तरुण नहीं समझ पाए। अभी मामले में कई और पेच खुल सकते हैं, क्योंकि तरुण का वो व्हाट्सएप मैसेज बार बार वायरल हो रहा है कि मेरी हालत एकदम ठीक नहीं है, हो सकता है मेरा मर्डर कर दिया जाए। क्या तरुण ने सिर्फ सुसाइड किया है, या तरुण की हत्या हुई है, या उसका सुसाइड मीडिया की बुलिंग की जो मीडिया इंडस्ट्री के भीतर पत्रकारों को दबाया जाता है उसकी देन रहा है, या फिर कोई और पेच है? ये तमाम बातें जैसे जैसे हमारे सामने आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन तब तक आपसे गुजारिश यही है कि पत्रकारों के खिलाफ अपने दिल में गुस्सा अगर आप रखते हैं तो सरकारों के खिलाफ भी रखिए, और अगर सरकार को लेकर आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है तो पत्रकारिता के लिए भी पैदा कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ सरकार नहीं उठाती, पत्रकार उठाते हैं। सेना और पुलिस वालों की शहादत पर करोड़ों रुपए दे करके उनकी शहादत को सम्मानित करने का जो नज़रिया सरकार रखती है, मैं चाहता हूं कि तरुण के साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया जाए। तरुण हारा नहीं है, तरुण की मौत को भी शहादत समझा जाए। एक पत्रकार जो कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया, ऐसे कोरोना वॉरियर को सरकार क्या देगी? उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों के भविष्य पे कई सवाल खड़े हो गए हैं। हम तरुण के लिए मोमबत्ती कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि तो दे देंगे, सोशल मीडिया पर 20-25 पोस्ट भी लिख देंगे, ट्विटर पर एक दिन स्टैंड विद तरुण ट्रेंड कर जाएगा और जस्टिस फॉर तरुण ट्रेंड कर जाएगा, लेकिन तरुण के 2 बच्चे और उसकी बीवी के भविष्य के लिए
क्या सरकार को कुछ नहीं सोचना चाहिए? क्या उनकी आने वाली भविष्य की पूरी पढ़ाई को सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या तरुण की बीवी के रोजगार की समस्या सरकार की नहीं है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वीडियो के साथ आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे उठाने से मुकम्मल नहीं होंगे। इसके लिए आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि तरुण जैसे पत्रकारों के जाने के बाद उनके परिवार को बेरोजगारी की लड़ाई झेलनी ना पड़े। और रिपोर्ट्स देखने के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और हमें बताइए कि पत्रकारिता से आपको क्या क्या समस्याएं हैं। देश की पत्रकारिता का स्तर आपको कैसे लगता है? कौन सा एंकर आपका पसंदीदा है और आप कितने रिपोर्टर्स के नाम जानते हैं? इससे यह तय हो जाता है कि पत्रकारिता अपने आज किस दौर में चल रही है।